हेलो डियर स्टूडेंट, ऑन स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं किरण दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए एक बार फिर हम चलते हैं अपने हिस्ट्री के अध्ययन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उस क्लास से मैंने कुछ एमसीक्यू तैयार किया है और उस एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्थिति में बेहतर सफल हो पाएँ। आइए देखते हैं कि ये किस तरह के एमसीक्यू हैं। आइए पहले नंबर से एमसीक्यू को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला नंबर जो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान के आखेट खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। सवाल है, एक बार फिर आप लोग ध्यान से सवाल को सुनिए स्टूडेंट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान के आखेट खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लिखा है नहीं मिले हैं। इन छोटे छोटे चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बताइए और 5 सेकंड का समय लीजिए और 5 सेकंड के समय लेने के बाद आप इस चीज़ को बताइए कि हाँ ये इसमें सबसे सही आंसर कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भीमबेटका, बी है हुंसगी, तीसरा है चिरांद, डी नंबर है कुरनुल गुफाएं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट इसमें इसका सबसे सही आंसर है चिरांद। चिरांद एक नौपसाड़ कालीन स्थल है और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है पूरा पसाड़ कालीन स्थलों के बारे में, और वो भी क्या, तो आखेड़ खाद्य संग्राहक के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आखेड़ खाद्य संग्राहक उसे कहते थे जब आदि मानव पसाड़ काल में अपने पेट भरने के लिए खाने पीने के बंदोबस्त करने के लिए वो शिकार करते थे। शिकार करने के बाद वे कंदमूल फल फूल जो भी उनको मिलता था आसपास स्थानीय स्थितियों में वे उस चीज़ को खाते थे। तो यहाँ जो है चिरांद जो स्थल है वो नौपसाड़ कालीन स्थल हो गया। तो यहाँ ये गलत आपका जवाब हो गया क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन सा स्थल नहीं है। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नौपसाड़ कालीन स्थल हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पूछा गया है कि कौन से नौपसाड़ कालीन स्थल हैं, पूरा स्थल है। पहला है मेहरगढ़, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा है महागढ़ा, चौथा है कोल्डीहवा, पांचवा है दाऊजली हेडिंग। अब इसमें आपको कूटनीति विधि से इस प्रश्न को तैयार किया गया है ताकि आप उस स्टडी को अपने जांच कर पाएँ जो आपने पढ़ा है हमारे साथ, और देख पाएँ कि हाँ आपने उस स्टडी को कितना ग्रहण किया है अपने अंदर। और देखिए आपके सामने इसके कूट दिए गए हैं। पहला कूट है केवल 1 और 2, दूसरा कूट है केवल 3 और 5, तीसरा कूट है केवल 2 3 4, अगला कूट है 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसमें सभी कूट की बात की जा रही है। तो आप 5 सेकंड का समय लेते हुए इसके सही जवाब को आप तलाशिए कि हाँ इसमें कौन से नौपसाड़ कालीन पूरा स्थल हैं और सही जवाब का चुनाव करिए। आइए चलते हैं सही जवाब की तरफ और इसमें देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो प्रश्न है कि कौन से नौपसाड़ कालीन पूरा स्थल है। तो इसमें दोस्तों ये सभी जो जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन डी, इसमें सभी नौपसाड़ कालीन पूरा स्थल हैं। इन सभी की खोज हमारे वैज्ञानिकों ने की थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, पूरा पसाड़ कालीन पसाड़ औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा रहा है। पूरा पसाड़ कालीन पसाड़ औजारों के निर्माण के संदर्भ में ये सवाल है और इसका ऑप्शन है, पहला है पत्थर की इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था। उद्योग स्थल
जहाँ आप समझ सकते हैं जहाँ औजार बनाए जाते थे उस समय, वैसे स्थलों को हमारे वैज्ञानिकों ने उद्योग स्थल का नाम दिया था। दूसरा है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। दबाव शल्क तकनीक, ये आपको पूरा पसाड़ कालीन में, आप जब वो चैप्टर आप फिर से दोहराएंगे तो आपको मध्य पसाड़ काल में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में आगे हम चलते हैं कि उपर्युक्त कथनों में से सही कथनों का चुनाव करना है। पहला है, कथन केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, और डी में ना तो एक और ना ही दो सही है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है एक और दो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये बेसिक सवाल है, ये बेसिक सवाल जो कि एग्ज़ाम में कभी कभार डायरेक्टली आए हुए भी हैं और आगे आने के भी चांसेस बनते हैं। तो आप इन छोटे छोटे सवालों को इग्नोर करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप छोटे चीज़ों पे भी ध्यान दें। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे के प्रश्न क्या हैं। आइए चलते हैं आगे के प्रश्नों पे और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पसाड़कालीन स्थल से मिले हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ क्या पूछ रहा है, राख के साक्ष्य किस पूरा पसाड़कालीन स्थल से राख के साक्ष्य मिले हैं। राख यानी आपको पता ही होगा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पूरा पसाड़ काल में आग की खोज आदि मानवों ने की थी। तो यहाँ हमने सवाल को थोड़ा सा पलट के रखा है ताकि आप अपने दिमाग को चला सकें और देख सकें कि आखिर क्या इसमें से ऑप्शन क्या सही हो सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये विंध्य श्रेणी में, विंध्य रेंज में स्थित है और यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भीमबेटका की गुफाएं, दूसरा है कुरनुल गुफा, तीसरा है कोल्डिहवा, चौथा है हुंसगी। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पसाड़कालीन स्थल से मिले हैं। दोस्तों एक बात यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले क्लास में स्मार्ट स्टडीज़ के एग्जाम्पल बताए थे। तो स्मार्ट स्टडीज़ का एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिखता है कि मैंने आपसे पूछा है कि किस पूरा पसाड़कालीन स्थल से ये राख के साक्ष्य मिले हैं। तो जाहिर से बात है कि यहाँ जितने भी सारे ऑप्शन हैं ये पूरा पसाड़कालीन स्थल हैं। तो एक तो आप ये भी कंफर्म कर पा रहे हैं कि हाँ ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों पूरा पसाड़कालीन स्थल हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ ये भी क्लियर होता है। तो आइए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा अपने मन में। देखते हैं कि इसके सही जवाब क्या हैं। तो किस पूरा पसाड़कालीन स्थल से राख के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका सही जवाब आपको होगा कुरनुल गुफा से। कुरनुल गुफा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश के पास कुरनुल गुफा पड़ता है। कुरनुल एक स्थान है, और जब आप मैप उठाएंगे और जब मैं आपको मैप सेक्शन कराऊंगी उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगी कि कौन से स्थान कहाँ हैं। तत्काल आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो पूरा पसाड़कालीन स्थल जो है कुरनुल गुफा, वहाँ से राख के साक्ष्य मिले हैं। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य पसाड़ युग में जलवायु परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ शब्द क्या आ रहा है, जलवायु परिवर्तन। मध्य पसाड़ युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से पढ़िएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखने में ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आई होप आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा।
आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में क्या हुई? तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा ऑप्शन है इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। मध्य पसाड़ काल में एक टॉपिक यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि मध्य पसाड़ युग में मछली पालन जो था, मछली पालने के बाद मछली का भोजन के रूप में इस्तेमाल करना, ये भी यहाँ एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका था। सी ऑप्शन है गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब मौसम के पैटर्न में चेंजिंग आएगा, मौसम के तापमान में बदलाव आएगा, तो जाहिर सी बात है कहीं काफ़ी गर्मी पड़ेगी, कहीं अधिक बरसात होने लगेगी, कहीं अधिक सूखा पड़ने लगेगा। तो इस टाइम पे, लेकिन यहाँ जो मध्य पसाड़ युग की हम बात कह रहे हैं, इस टाइम पीरियड में जो मौसमों के पैटर्न में जो बदलाव हुआ, उस पैटर्न में बदलाव के कारण गेहूँ, जौ, धान जैसे जो भी अनाज थे वे प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। नीचे लिखा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ हमें पहचानना है कि इस तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। आइए ऑप्शन की तरफ, कूट विधि की तरफ चलते हैं। पहला है केवल एक सही है, दूसरा है केवल दो सही है, तीसरा है एक और दो दोनों सही है, और चौथा है एक, दो और तीन सही है। दोस्तों आप 5 सेकंड का समय लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत सुंदर है। आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये सवाल आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौसम में बदलाव की वजह से घास के मैदान में वृद्धि हुई, मछली, वर्षा ज़्यादा हुई, मौसम के पैटर्न में जब बदलाव हुआ तो बरसात की मात्रा में वृद्धि हुई, बरसात की मात्रा में वृद्धि होने से मछली का उत्पादन बढ़ा, मछली के उत्पादन से लोगों का जो खान पान था मछली के तरफ, मछली का भोजन में इस्तेमाल करना, उसका पैटर्न ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा है गेहूँ, जौ, धान जैसे जो अनाज हैं प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगे। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव सभ्यता के आरंभिक काल का मतलब आपको मैंने समझाया था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को एक शॉर्ट टर्म में भी मैंने बताया था कि इसको प्राक इतिहास भी कहते हैं। कौन सा इतिहास मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में? प्राक इतिहास भी कहते हैं। तो सवाल उसी के संदर्भ में है, आइए देखते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था स्टूडेंट कि इतिहास का वर्गीकरण भी बताया था, उसमें आपको प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण को भी बताया था। आई होप आपको ध्यान पे होगा, ऐसी उम्मीद मैं करके चल रही हूँ। आगे चलिए देखते हैं कि 3 भागों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उस 3 भागों में नहीं आता? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला है पूरा पसाड़ काल, दूसरा है मध्य पसाड़ काल, तीसरा है नव पसाड़ काल, चौथा नंबर है महापसाड़ काल। बहुत इजी और बहुत बेसिक प्रश्न है, और जैसा कि मेरी उम्मीद आपसे है कि ऐसे प्रश्नों में आप गलत नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं ये प्रश्न आपसे गलती होता है तो इसका मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा लेबर करने की आवश्यकता है, और बिल्कुल मतलब गहनता के साथ पढ़ने की भी ज़रूरत है, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। आइए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही जवाब है महापसाड़ काल। आपको मैंने बताया था इतिहास के वर्गीकरण के बारे में बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में, आपको याद भी होगा। तो इतिहास को हम लोग पाठ्यक्रम के हिसाब से हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था। पहला था पसाड़ काल, दूसरा था मध्य पसाड़ काल,
मध्य पाषाण काल, और तीसरा मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल। तीसरा मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है। कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो ये महापाषाण काल वाली ऑप्शन इसमें शामिल नहीं है। इसको हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है दोस्तों। बहुत 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 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्ज़ाम में मतलब ये कितनी बार पूछे जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं है, और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं कितनी बार पूछे भी गए हैं, मतलब गणना करना इसका मुश्किल है। इसलिए इस प्रश्न को मैंने आपको बताया कि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रश्न के बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़िए और इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आए हैं और बार बार पूछे गए हैं। देखने में ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन आइए चलिए देखते हैं। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, ये प्रश्न है कि कौन सा पूरा स्थल है। चलिए, पहला ऑप्शन है आपको अमरावती दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन भीमबेटका दिया हुआ है, तीसरा है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं दोस्तों, ये जो गुफा है ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा है अजंता। अजंता आप तो जानते ही हैं, अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। अभी आप अपने इस एमसीक्यू पे बिल्कुल नज़र गड़ाए रखें। इसमें आपको आई होप आपने जवाब ढूंढ लिया होगा। आइए चलते हैं हम अपने सही आंसर की तरफ। इसका सही जवाब है भीमबेटका। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था भीमबेटका के बारे में, तो ये सवाल मैंने वहीं से बनाया है, और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इसमें से ये पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? याद कर कीजिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मध्य पाषाण काल के बारे में। जब हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया था, तब हमने मध्य पाषाण काल के बारे में आपको बताया था। तो आइए देखते हैं कि माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ आपके सामने। हमने देखा था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हमने बात की थी नवपाषाण काल की। तो इन सब में अगर हम इनको हटा दें, एक तो मैंने आपको ये सीक्वेंस बता दिया कि हाँ ये काल क्रम होता है। तो यहाँ बात हो रही है माइक्रोलिथ और लघु पाषाण या अथवा लघु पाषाण की बात हो रही है। तो मध्य पाषाण का जो कालक्रम था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मध्य पाषाण का जो कालक्रम मैंने बताया था, उस हिसाब से उस छोटे से कालक्रम को हम लोग लघु पाषाण के नाम से जानते हैं। और माइक्रोलिथ हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इस काल में बहुत छोटे छोटे औजारों का आविष्कार हुआ। बहुत छोटे छोटे आदि मानवों ने बहुत छोटे छोटे औजारों का आविष्कार करके, जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारना सीख लिया था। हमने बताया था आपको कि पक्षपात्र तकनीक का जो इस्तेमाल किया गया वो इसी काल में किया गया। धनुष कमान का भी मतलब जो उसका इस्तेमाल है इसी काल में प्रारंभ किया गया था। इस आधार पे इसे हम माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। आपने अभी तक तो अपना जवाब ढूंढ भी लिया होगा। इसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, और चौथा ऑप्शन तो आपके सामने है 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आई होप आपने अपना जवाब तैयार कर लिया होगा। आइए चलते हैं हम अपने सही जवाब की तरफ। इसमें हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2।
केवल 2 सही है। चलिए हम अपने चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल क्या है और देखते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसगी से पुरापाषाण युग के कोई साक्ष्य हुंसगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ है कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 नंबर ऑप्शन है, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए गए हैं। आगे लिख रहा है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी आपको दिख ही रहा है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो हुंसगी एक, आपको मैंने पहले ही बताया था कि हुंसगी एक पुरापाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से कई पुरापाषाणकालीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन पे आप बिल्कुल मैं उम्मीद ऐसा करती हूँ कि आप इन सब प्रश्नों पे ज़रूर ध्यान देंगे, ताकि इस चैप्टर से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप छोड़ने की स्थिति में ना हो। चलिए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसलों को उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम, यहाँ एक वर्ड है, आप इस वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है सर्वप्रथम। याद करिए, मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको बताया था मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले हुए हैं वो आपको यहाँ बताना है कि कौन से साक्ष्य सब सर्वप्रथम मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है जौ, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ और जौ दोनों, अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी प्रश्न है और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का जवाब अभी तक ढूंढ लिए होंगे। तो आइए चलते हैं इसके सही जवाब की तरफ। तो इसका सही जवाब है गेहूं और जौ दोनों। सर्वप्रथम इसी अनाज की खोज की गई थी, गेहूं और जौ दोनों। तो आप इसका जवाब ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ था। प्रश्न पे एक बार और गौर करें। प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ था। अब यहाँ बताना है कि आरंभिक नगर के बारे में पूछ रहा है। तो हाँ, आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है मेरा, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। बी ऑप्शन है गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आप अपना जवाब ढूंढ लिए होंगे, ऐसे उम्मीद मेरी है आपसे। चलिए चलते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की तरफ। तो दिया है कि आरंभिक नगरों का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इसका सही जवाब आपको होगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। आपको याद होगा कि 4700 ईसा पूर्व 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों की खोज की गई थी। और जो ये गंगा और इसके सहायक नदियों की जो हम यहाँ बात कह रहे हैं, ये आपको करीब 2500 वर्ष पहले, ईसा वर्ष पहले की ये बात है। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि इसका जब सही जवाब आपको सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास खोजा गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन। अब एक यहाँ टर्म आया है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। गंगा के दक्षिण में उसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी सोन। सोन के बारे में ये बात हो रही है। तो गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है हमारा अवंती, वज्जी, काशी और मगध। बताइए दोस्तों कि गंगा नदी के दक्षिण में जो सोन के आसपास का क्षेत्र था वो किस नगर के नाम से जाना जाता था, कि उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा आपको, यहाँ हमारा सही जवाब होगा मगध। मगध के नाम से जाना जाता था, जो एक बहुत सर्वशक्तिशाली ये मतलब राज्य हुआ करता था। और यहाँ के जो राजा थे वो भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ जो भी गंगा के आसपास के जो भी क्षेत्र थे वो बहुत उपजाऊ अवस्था में थे। और उस वजह से राजा वहाँ जो राजा थे उन्हें संसाधनों की अवस्थिति थी वो बिल्कुल प्राप्त होती रहती थी। तो ये बहुत डेवलप एरिया उस समय माना जाता था। हालांकि हम लोग आगे जब महाजनपद काल में जाएंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपद काल का उदय होता है, तो इन सभी स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, बाय डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इसलिए आप चिंतित ना होइएगा कि मैम ने कहाँ से सवाल दे दिया है, सवाल बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कभी कभी छोटे छोटे शब्द भी हम जब मिस्टेक कर जाते हैं तो उतने ही मिस्टेक से हमारे एक क्वेश्चन का लॉस हो जाता है। तो आप बिल्कुल शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न का एक एक शब्द क्या कह रहा है, ताकि आप आंसर अपना गलत ना कर पाएँ। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कथन ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां पूर्व यानी ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। और कारण है इसका, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। पहला है ए और आर दोनों सही है, और इसमें यह भी एक ऑप्शन है कि आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। अब इसमें से चुनाव करना है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बीसी और एडी के बारे में, तो आई होप आप लोगों ने अपना जवाब तैयार कर लिया होगा। तो इसमें आपको सही जवाब है ए नंबर, ए और आर दोनों सही है। आपको पता होगा कि मतलब ईसाई लोग जो होते हैं वो शिक्षा में बहुत पारंगत होते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे ईसा मसीह को आधार मानकर हम उनके जन्म से पहले जो भी वर्ष हैं उनको हम बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी के रूप में मानते हैं, और उनके जन्म के बाद हम लोग उस वर्ष को एडी के रूप में मानते हैं। हालांकि इसमें और भी आगे हैं, मैं आपको बताऊंगी तब, क्योंकि ये एमसीक्यू है और इसको बहुत विस्तृत में मैं नहीं ले जाना चाहती हूँ। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा इन प्रश्नों का जवाब हल करके, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया होगा। और आपकी जो भी क्यूरी है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दें, और इस ओनो स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप बने रहें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एमसीक्यू, ऐसे ही पाठ्यक्रम रोज़ प्रतिरोज़ लाते रहें और आपके साथ हम बने रहें। थैंक यू।